Hello to my 38 subscribers. क्या हाल है तुम लोगों का? मैं जानता हूँ मैंने एक महीने से वीडियो नहीं बनाई और क्योंकि मैं कश्मीर गया हुआ था काम काज के सिलसिले में, तो मैं वीडियोस नहीं बना सका। बट अब आपका भाई वापस आ गया है, सो आई एम बैक एंड आई विल बी रेगुलर फॉर श्योर। तो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और ये बात रिलेटेड है एक ऐसे यूट्यूबर से जो कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास यूट्यूबर है। और जब भी पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास यूट्यूबर यूट्यूब की दुनिया में वीडियो रिलीज करने की कोशिश करता है तो उसको 3 चीजों का इंतजार करना पड़ता है। सबसे पहले उसको लाइट का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि लाइट आएगी तो तभी जाकर शायद उस यूट्यूबर का जो चेहरा है वो नूरानी हो जाए, 1%, लेकिन शायद नूरानी हो जाए। दूसरा, उसको इंतजार करना पड़ता है अपनी YouTube वीडियो के एक्सपोर्ट होने का और रेंडर होने का, और उसमें कभी कभी सदियां लग जाती हैं। और फिर तीसरा, उसको देखना पड़ता है कि जब वो YouTube की वीडियो अपलोड कर रहा होता है तो उसका घटिया PTCL नेट जो है वो कभी कभी उसमें घंटा लगा देता है और कभी कभी आधा घंटा लगाता है, और फिर उसके बाद उसको मौत का इंतजार करना पड़ता है। सोया इस वक्त मेरा जो हमसाया है वो हथौड़े मार रहा है, मैं नहीं जानता क्यों, बट उसको यही टाइम मिला था हथौड़े मारने का। सोया इससे बढ़ती है फ्रस्ट्रेशन, और फिर और फ्रस्ट्रेशन और मजीद फ्रस्ट्रेशन, और इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन इस वक्त चेल्सी फैंस के अंदर है, क्योंकि उन्हें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि थॉमस टुखल को क्यों सैक किया गया। वाई? तो मेरे चेल्सी के दोस्तों, अगर तुम ये YouTube वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है और अगर तुम्हारा ऑफिस बॉय दुनिया की सबसे घटिया चाय बनाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या थैंक यू। इट मीन्स वी बोथ हैव मिजरेबल लाइव्स। चेल्सी फुटबॉल क्लब में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा निराशा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और काफ़ी ज़्यादा हमें दिखने में मिल रहा है कि एक टॉपसी टर्वी किस्म का एक एटमॉस्फेयर चल रहा है, और जो ओपिनियन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन है। कुछ समझते हैं थॉमस टुखल को निकाल के सैक करके बहुत बड़ी गलती की, फेस टू फेस मीटिंग में उसको सैक कर दिया गया, टॉड बोली ने उसको सैक किया, और हमें पता लगा कि जैसे ही डायनामो ज़ाग्रेब की गेम एंड हुई थी उसी रात को फैसला हो गया था कि सैक कर दिया जाएगा थॉमस टुखल को। लेकिन क्या ये सही डिसीजन है या नहीं? क्या ये रैश डिसीजन वाकई में है या नहीं? और क्या ग्रैहम पॉटर जो अब चेल्सी के लिए आने वाला है, क्या वो आकर सब कुछ ठीक कर देगा? क्या वो एक अपनी मैजिक वॉन्ड घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा? ऐसे नहीं होता फुटबॉल में। फुटबॉल में इस तरह नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ग्रैहम पॉटर के लिए ये जो जॉब है वो उसके DNA से बिल्कुल अलग है। वो अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहता है, वो फास्ट और फ्लूइड फुटबॉल खेलना चाहता है, और उसका एक ही एक्सेलरेटर है, वो है अटैक 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 और डिफेंड फ्रॉम द फ्रंट। उसके जो मिडफील्डर्स हैं वो कभी भी ट्रैक बैक नहीं करते। उसके जो विंगर्स हैं या जो विंग बैक्स हैं 3-5-2 फॉर्मेशन में या 3-4-3 फॉर्मेशन में, कभी कभी वो 3-1-4-2 भी खेलता है। तो ये जो 3 फॉर्मेशंस हैं इसमें कभी भी उसके जो सेंट्रल मिड्स हैं वो ट्रैक बैक नहीं करते, अगर हीट मैप निकाल के हम देखें, और विंग बैक्स भी कभी इतना ज़्यादा ट्रैक बैक नहीं करते। ज़्यादातर वो ऑपोजिशन के हाफ में रहते हैं और फ्रंट से डिफेंड करते हैं, फ्रंट से एक्सेलरेट करके डिफेंड करते हैं, और यही हमें देखने को मिला है। सो ग्रैहम पॉटर में ऐसी क्या चीज़ है जो थॉमस टुखल में नहीं है? और थॉमस टुखल ने इस क्लब को, चेल्सी को, मुश्किल हालात में आकर संभाला। जबकि टेक ओवर हो रहा था, रोमन अब्रामोविच जा रहा था, रोमन अब्रामोविच की जो फिरकी थी वो हिल गई थी, उसका दिमाग हिल गया था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसे बंदे को निकाला गया है जो कि स्टेबिलिटी लेकर आ रहा था, जिसने आपको 2021 में चैंपियंस लीग जितवाई है, एंड उसने आपको कहा कि मुझे ये सर्टेन प्लेयर्स चाहिए इस समर ट्रांसफर विंडो में। लेकिन जो समर ट्रांसफर विंडो है उसमें जब प्लेयर्स आए भी तो बहुत ज़्यादा लेट आए। मर के फोफाना आया, मर के ओबामेयांग गया, और घसीट के इनको लाया गया है,
और कोई भी जो साइनिंग थी वो टाइम पे नहीं थी। आप मैनचेस्टर सिटी की साइनिंग को देख लो, मैनचेस्टर सिटी में भी जब साइनिंग की जाती है तो विंडो के शुरू में ही पेप कहता है कि यार मुझे अर्लिंग हालैंड चाहिए, उसी वक्त उसको अर्लिंग हालैंड ला के दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि चेल्सी के पास पैसे नहीं है, यस उस अमाउंट के पैसे अब नहीं होंगे जैसे रोमन अब्रामोविच के टाइम पे थे। और मुझे याद है कि जब टूखल था और ये रोमन अब्रामोविच वाला सारा सिलसिला हुआ था, उससे पहले सैंक्शंस भी लगी थी और 2 ट्रांसफर विंडो में ये लोग समर ट्रांसफर विंडो में बैन भी हुए थे क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फेयर प्ले, तो वो उसमें भी साइनिंग नहीं कर पाए थे। बट एकदम से इस तरह से ऐसे बंदे को निकाल देना जो कि आपके क्लब को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, और मे भी अगर ये प्लेयर्स जेन्युइन होना शुरू हो जाते तो यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता था। खैर ये तो चलो चीज़ है, अब ये हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं ग्रैहम पॉटर पे। ग्रैहम पॉटर को फुटबॉल हिपस्टर्स बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं और रातों को अपनी जो जॉयस्टिक है उसको शेक वेल बिफोर यूज करते हैं इस आदमी को देखकर। इसलिए क्योंकि ये बंदा जो है ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलता है और अटैकिंग फुटबॉल खेलता है। इसके फुटबॉल में कुछ डिफरेंट है और चेल्सी का जो डीएनए है और जो इसका डीएनए है वो आपस में तो नहीं मिलता, क्योंकि चेल्सी डिफेंड कर करके टाइटल्स जो है वो जीतने पे यकीन रखती है, मैनेजर्स को सैक कर करके टाइटल्स जो है वो जीतने पे यकीन करती है, और जबकि ये बंदा जो है उसके बिल्कुल बरक्स है। ही बिलीव्स इन अटैकिंग फुटबॉल, ही बिलीव्स फ्रॉम प्रेस फ्रॉम द फ्रंट। और मैंने देखा है कि जितने भी टाइटल्स जीती है चेल्सी पास्ट में, उसमें डिफेंसिवली वो लोग बहुत सॉलिड रहे हैं, लेकिन क्या वो ग्रैहम पॉटर के अंदर ये लोग डिफेंसिवली सॉलिड रह पाएंगे या नहीं, ये हमें देखना होगा। मुझे अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद शुरू में थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी शो करे ग्रैहम पॉटर और 3-4-3 के साथ या 3-4-2-1 के साथ जाए, एंड उसमें पॉसिबल है कि रीस जेम्स, बेन चिलवेल और स्टर्लिंग, इन 3 में से जो 2 हैं वो विंग्स पे खेलेंगे। कोवासिच हो सकता है, कांटे हो सकता है, ये मिडफील्ड को होल्ड करेंगे डबल पिवट में। फिर फ्रंट 3 में क्या होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके पास उसमें हैवर्ट्स भी है, फिर स्टर्लिंग वहाँ पे भी खेल सकता है, फिर माउंट भी है, ओबामेयांग भी वहाँ पे खेल सकता है। डिफेंस में काफ़ी ऑप्शंस हैं इनके पास और विंग बैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं चेल्सी के पास। और डिफेंस में अगर हम देखें तो उनके पास कूलिबाली है, एंड अभी तक उसने वो फॉर्म नहीं पकड़ी जिस तरह की पकड़नी चाहिए थी, बट स्टिल काफ़ी अच्छा वो साइनिंग है। और कुकरेला वैसे तो वो प्राइमरीली एक विंग बैक है, लेकिन वो भी सेंटर बैक बैक 3 में वो खेल सकता है बड़े आराम से। सो कूलिबाली हो गया, कुकरेला हो गया, इनके पास एस्पिलिक्वाटा भी है, दे ऑल्सो है थियागो सिल्वा। सो देखना होगा कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसे मल्टी मिलियन प्लेयर्स होंगे जो कि शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बना सकें। इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि ब्राइटन में जब ग्रैहम पॉटर होता था तो वो अक्सर जो उसके विंग बैक्स थे वो आउट एंड आउट विंगर्स ही होते थे, वो इतना ज़्यादा ट्रैक बैक नहीं करते थे। लाइक रिसेंटली हम देखें तो ट्रोसार्ड था, और ट्रोसार्ड के साथ हमने देखा कि कभी कभी पैस्कल ग्रोस जो है वो शिफ्ट हो जाता था बिल्कुल वाइड साइड पे, और कभी कभी हम देखते थे कि सॉली मार्च जो है वो होता था। सो दे वर आउट एंड आउट विंगर्स, और वो अंदर की तरफ आते थे, और फिर जो मिडल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पैक हो जाता था, इंतहाई पैक हो जाता था। उसमें 5 बंदे होते थे और मिडल को पैक करके वो सेंट्रल पेनिट्रेशन करते थे, जिससे कि हमें नज़र आ रहा था कि ये लोग सेंट्रल पेनिट्रेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज फार द अटैकिंग ट्रांजिशन इज कंसर्न्ड। और जब डिफेंसिव ट्रांजिशन होती थी तो मैकेलिस्टर को हम देखते थे कि वो बैक 3 को थोड़ा सा सपोर्ट करता था, लेकिन मोस्टली वो आगे ही रहता था और वो एक नंबर 10 की तरह खेल रहा होता था, हालांकि ऑन पेपर वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर था। और जो बैक 3 है उसके ऊपर पूरा ओनस होता था कि वो प्रेस भी कर रही है, टैकल्स भी मार रही है, आगे रन्स भी बना के दे रही है, मिडफील्ड के साथ लिंक भी कर रही है, अटैक को भी लिंक कर रही है, तो बैक 3 पे काफ़ी ज़्यादा ओनस था। तो जो बैक 3 है चेल्सी का, उस पर बहुत ज़्यादा एक ओनस होगा। रीस जेम्स और बेन चिलवेल ये बहुत अब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और देखना ये है कि अब जॉर्जिनियो का फ्यूचर क्या होगा। मुझे जॉर्जिनियो का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा चेल्सी के अंदर, स्पेशली अंडर ग्रैहम पॉटर। बैक 3 इज़ गोइंग टू बी पिवटल, मेंडी इज़ गोइंग टू बी पिवटल फॉर चेल्सी अंडर ग्रैहम पॉटर। और साथ में फ्रंट 3 का एक डिलेमा है, देखना ये है कि सेम फ्रंट 3 के साथ ये लोग जाते हैं या फिर ये कैलम हडसन ओडॉय को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, या लॉफ्टस चीक को यूज़ करते हैं, या जियक को यूज़ करते हैं फ्रंट 3 के अंदर राइट साइड पे, क्योंकि सेंट्रली में तो हम जानते हैं कि या तो हैवर्ट्स होने वाला है या फिर ओबामेयांग होने वाला है, और हो सकता है माउंट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये सब कुछ होने वाला है।
तो ये आज की मेरी वीडियो थी और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली जो वीडियो है जो मैं बनाना चाह रहा था लेकिन फिर ये सब हो गया, वो होगी लेस्टर पे। और लेस्टर के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मैड्रिड पे भी बात की जाए और लेस्टर पे भी वीडियोस लेके आई जाएं आप लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब जो सिनेरियो हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको कवर करना ज़रूरी था। फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि ग्रैहम पॉटर शायद इनिशियली कामयाब हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 4-5 साल में देखें, मुझे ग्रैहम पॉटर सर्वाइव करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। फॉर हिम दिस क्लब इज़ टू सून एंड दिस क्लब इज़ नॉट फॉर हिम एट ऑल। तो ये है मेरा वर्डिक्ट ऑन ग्रैहम पॉटर। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।